हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। हम लोग ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है RGVITI, इसके माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा है अभी फिलहाल पेपर 5। हमारा चल रहा है अभी पेपर 5 शिक्षा मनोविज्ञान, यानी इंग्लिश में इसको एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजिकल वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में थोड़ा टिपिकल है, समझने में मुश्किल होता है, पर इंग्लिश में वो क्लियर हो जाता है कि भाई इसका सेंस क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टर्म में अगर ऐसे कभी अगर उलझ जाइए कि हाँ हिंदी में याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो क्या करना है, उसको उस वर्ड्स को इंग्लिश में याद कर लेना है। ठीक है, तो आज जो हमारा जो इसमें जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो है समूह की विशेषताएं। ठीक है ना, इसके पीछे का जो हमारा टॉपिक चला था वो क्या था, व्यक्ति की क्या व्यक्तिगत शिक्षण की विभिन्न विधियां। आज जो हमारा चलने वाला है वो है समूह की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। चलिए देखते हैं इसको। समूह की जो विशेषताएं हैं क्या है, पहले समूह को थोड़ा सा समझते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है कैटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये जो समूह समूह क्या है, समूह क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए आप लोग। समूह क्या है, बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है। समूह क्या है, तो इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि समूह, सबसे आसान शब्दों में कि समूह समाज का अंग है ना। समूह समाज का अंग है ना। समूह क्या है, समाज का अंग। चलिए इसके बाद देखते हैं कैटल के अनुसार क्या है। इन्होंने समूह के विषय में क्या कहा है, थोड़ा लंबा कह दिया, इसलिए हमने इसको संक्षेप में एक लाइन में जो हो सकता था सबसे सरल भाषा में पहले उसी को बताया। अब देखते हैं कि कैटल के अनुसार क्या है। इनका मानना है कि समूह मनुष्यों का संगठन है। सही बात है भाई, समूह क्या है, मनुष्यों का संगठन है, जिसमें क्या है, आपसी संबंधों के माध्यम से वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। सही बात है, क्या है जिसके आप क्या है, जिसमें आपसी संबंधों के माध्यम से, है ना, आपस में जब रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच में, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। इस पर भी व्यक्तियों का दल जो अपनी आवश्यकताओं के चेतन रूप में व्यक्त करता है एवं यांत्रिक रूप में अस्तित्व बनाए रखता है, समूह कहलाता है। ठीक है, तो ये थे कैटल के अनुसार समूह का परिभाषा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समूह की संरचना के बारे में थोड़ा सा। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, है ना, समूह को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कैसे होता है, थोड़ा देखते हैं। तो मुख्य रूप से समूह की संरचना में कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मेनली दो ग्रुप में होता है, मतलब इसका दो ही बेस है कि हाँ कोई ग्रुप बना हुआ है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। क्या है भाई प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह में इसमें जो होता है, इसमें जो व्यक्ति, प्राथमिक समूह में जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है उसके पास, वो चाहकर भी उस समूह से वो बाहर नहीं जा सकता। जैसे देख, अगर भारत देश में अगर आपने जन्म लिया है, तो आपकी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी राष्ट्रीयता हो गई भारतीय, है ना, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है आप। अगर आप बिहार राज्य में जन्म लिए हैं तो जाहिर सी बात है आप बिहार राज्य के निवासी हैं। आप चाह कर भी इन चीजों को आप नहीं बदल सकते। अगर आप अमेरिका में भी चले गए, वहां की राष्ट्रीयता ले भी लिए, तो भी कहाँ के कह जाएंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ। तो आपको भारत की सदस्यता है, भारत में जन्म लिए हैं, इसके बात आपके साथ अब अंत तक जुड़ी रहेगी। यह है प्राथमिक समूह। या फिर एक और एग्जाम्पल, बहुत क्लोज एग्जाम्पल हम लोग लेके समझ सकते हैं अपने परिवार से। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार से बाहर अगर परिवार को छोड़ भी दिए फिर भी हम उसी परिवार के कहलाते हैं। जिस समूह में जन्म लिए, हम जिस वर्ण में, जिस समूह में हम लोग जन्म लिए होते हैं, हम लोग उसी समूह के कहलाते हैं, उसी वर्ण के कहलाते हैं, चाह कर भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ प्राथमिक समूह। द्वितीयक समूह क्या होता है कि इसमें आप मतलब बाय बर्थ इसमें आप नहीं होते। ठीक है, आप इसमें अपने मर्जी के हिसाब से आते या जाते हैं। जैसे सपोज
विद्यालय, विद्यालय भी क्या है, एक ग्रुप ही तो है, एक समूह है। आप विद्यालय में जब चाहे आप एडमिशन करा सकते हैं, जब चाहे अपना एडमिशन करा सकते हैं। क्लब में आप एडमिशन करा सकते हैं, जब चाहे वहां से उस क्लब को आप छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक समूह हुआ, मतलब बोल सकते हैं क्लब, इसमें क्लब आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, कोई संगठन आ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। और इसमें प्राथमिक में क्या आ जाएगा, प्राथमिक में आपको आ जाएगा परिवार, इसमें रख सकते हैं परिवार। और क्या आ सकता है इसमें, राष्ट्र, देश आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, ये सब चीजें। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा आता है समूह की विशेषताएं। समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए समूह की मुख्य रूप से और भी विशेषताएं तो और भी हैं, पर हमने यहाँ पे मुख्य रूप से 5 ही विशेषताओं को लिया है। तो इनमें क्या है, सबसे पहला है समान उद्देश्य। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप का क्या होता है कि जो मोटिव होता है, जो टारगेट एम होता है, क्या होता है, एक ही होना चाहिए। अगर एक ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक ग्रुप है और 10 का टारगेट अलग अलग है, तो क्या वो ग्रुप है, नहीं है। और एक टीम के अंदर सपोज अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं, तो 11 प्लेयर का क्या होना चाहिए एम, कि ट्रॉफी जीतना या उस मैच को जीतना। अगर उसमें से 2 प्लेयर चाह रहा है कि मैच जीते, 2 प्लेयर चाह रहा है कि मैच को टाई करवा दे, 2 प्लेयर चाह रहा है किसी तरीके बारिश हो जाए, मैच रद्द हो जाए, और बाकी प्लेयर्स चाह रहे हैं कि हम हरवा देंगे, मतलब हराने के लिए खेल रहे हैं, तो क्या ग्रुप का मोटिव हो पाएगा पूरा, कभी नहीं पूरा हो पाएगा, वो ग्रुप नहीं रहा फिर। तो क्या होता है कि समूह का क्या होता है, समान उद्देश्य, मतलब एक ही उनका उद्देश्य होता है। सभी का, जितने भी लोग होंगे उस ग्रुप में, उस समूह में, सभी का उद्देश्य क्या होगा, समान होगा। दूसरा क्या है, सदस्यता। ग्रुप की विशेषताओं में सबसे अहम क्या है कि आप उस ग्रुप के सदस्य हैं या नहीं है। अगर आप उस ग्रुप के, अगर आप उस समूह के सदस्य हैं, तभी आप उस समूह में माने जाते हैं कि हाँ आप इस समूह के व्यक्ति हैं। अन्यथा आपके पास यदि उस समूह की सदस्यता नहीं होती तो आपको समूह का व्यक्ति नहीं माना जाता है। तीसरा है एकता की भावना। देखिए समूह में एकता की भावना भी मैंने जैसे बताया कि सपोज 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 11 प्लेयर में से 2 3 4 मत अगर उनका होगा, अलग अलग तरीके से अगर सभी लोग सोचेंगे, तो वो एकता की भावना को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो समूह में क्या है, सबसे पहले चीज क्या है, एकता की भावना होनी ही चाहिए। अगर एकता की भावना होती है तभी कोई व्यक्ति समूह में रह सकता है या एक समूह बन पाता है। चौथा क्या है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान मतलब आपके जो मत है, आपके जो विचार है, वो समूह में क्या है, एक्सचेंज होने चाहिए। देखते आप लोग अक्सर देखे होंगे, अगर जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं या जो लोग फुटबॉल कुछ न कुछ खेल से उम्मीद करते हैं, सभी लोग जुड़े ही हुए होंगे। होता क्या है कि अगर फुटबॉल में भी होता है कि टाइम ब्रेक होता है, टाइम ब्रेक के बाद क्या, सारे प्लेयर एक जगह आते हैं और अपने थॉट्स वहां पे शेयर करते हैं, या कैप्टन या कोच अपना थॉट वहां पे शेयर करता है, उनको बताता है कि भाई टीम को इस तरीके से काम करना चाहिए, टीम सक्सेसफुल होगी। क्रिकेट में भी हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं, कोई भी विकेट गिरता है या लंच या फिर किसी तरीके का ब्रेक होता है, तो उस बीच में क्या होता है, सभी प्लेयर एक जगह जमा होकर इकट्ठा होकर सभी अपने क्या है, अपने थॉट्स को वहां पे शेयर करते हैं कि इस तरीके से हम लोग को आगे चलना चाहिए ताकि हमारी टीम जीते। और नहीं तो हम लोग कई बार देखें परिवार में भी, अगर फैमिली में भी अगर सारे मेंबर्स बैठे हैं, कोई अगर ऐसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराना है, अगर घर में शादी है या बर्थडे है या किसी तरीके का अगर कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो क्या करते हैं, सभी लोग एक जगह बैठ के उसकी प्लानिंग कर लेते हैं ना। सभी लोग एक दूसरे से क्या है, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं कि ऐसा करिएगा थोड़ा अच्छा होगा, ऐसा करें, सभी लोग ऐसा करते ही हैं। तो विचारों का आदान प्रदान क्या है ग्रुप में, वो इम्पोर्टेंट होता है। और फिफ्थ है सहयोग। भाई हेल्प, हेल्प तो भाई सबसे ज्यादा ग्रुप के लिए अहम चीज है। क्या, अगर एक दूसरे की अगर हेल्प नहीं करेंगे तो क्या ग्रुप चलेगा, नहीं चलता। अगर फैमिली में ही अगर एक दूसरे की अगर हेल्प नहीं करते तो फैमिली ही क्या है, में अनबन होने लगती है। तो हेल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये थी ये समूह की विशेषताएं। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या है, कक्षा सामूहिक प्रक्रिया है। कक्षा क्या है, कक्षा जो है सामूहिक प्रक्रिया है। किस प्रकार से है, क्लास ग्रुप प्रोसेस किस तरीके से, तो समझते हैं। तो क्लास में क्या होता है ना कि क्लास में एक बच्चे तो होते नहीं, एक से अधिक बच्चे होते हैं, 20-40 बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि वो 40 बच्चों का जब क्लास चल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि 40 बच्चे क्या है,
एक समूह के रूप में है। तो देखिए क्लास का क्या होता है, किस प्रकार से सामूहिक प्रक्रिया है, तो क्लास का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, इनका पहले से ही मोटिव सेट होता है, इनका टारगेट सेट होता है। अगर क्लास 5 का स्टूडेंट है तो सपोज जो भी वहाँ टीचर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, मैथ इंग्लिश जो भी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उनका टारगेट सेट होता है, उस क्लास का टारगेट सेट होता है। हाँ भाई, हमको बच्चे को इस तरीके से शिक्षा देनी है कि कक्षा 5 तक के जो भी नॉलेज उन लोगों को चाहिए वो उनको परिपूर्ण मात्रा में उनको मिल सके, उनको कंप्लीट नॉलेज वहां तक की मिल सके, तो उसका निश्चित उद्देश्य होता है। फिर क्या, पाठन प्रक्रिया। पाठन प्रक्रिया भी क्या है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे को क्लास में जाइएगा तो आप इंडिविजुअली तो किसी को पढ़ाइएगा नहीं, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर होंगे सभी बच्चों को क्या करिएगा आप, कुछ ना कुछ मतलब ग्रुप में ही बताइएगा, सिंगल तो किसी को नहीं बताइएगा। अगर सपोज 40 बच्चे हैं, अगर एक एक करके बताने लगे तो पता चला एक क्वेश्चन भी पूरे क्लास को नहीं, मतलब पूरे क्लास में जो हमारा जो पीरियड होगा हम उस ड्यूरेशन में एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, मूल्यांकन। देखिए क्लास के अंदर जो मूल्यांकन होता है बच्चों का, वो भी क्या होता है, वो भी सामूहिक रूप से ही होता है, तभी तो उसमें रैंक बताया जाता है ना कि क्लास में 1 कौन है, 2 कौन है। क्यों 1 है तो कैसे 1 है, अगर क्लास में एक ही बच्चा होता तो वो हमेशा वही 1 होता। अगर 3 बच्चे हैं, तीनों को अगर बोल दे कि तीनों ही 1 1 1, क्या ऐसा होता है, नहीं होता। क्या 1 2 3 ऐसे, क्यों, इसके किसी न किसी के कंपेरिजन में, तुलना में ही क्या होते हैं बच्चे 1 2 या 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रैंक होता है उनका होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है इनका, ग्रुप में, ग्रुप वाइज ही होता है। उसके बाद है नेतृत्व। देखिए नेतृत्व का क्या है कि क्लास में आप किसी न किसी एक बच्चे को आप मॉनिटर बना देते हैं। अब उसका काम क्या होता है, उस क्लास मॉनिटर का काम होता है कि भाई क्लास में अगर टीचर्स नहीं है तो क्लास में शांति को बनाए रखना, या क्लास के जो भी विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना, उसको सुचारू ढंग से चलाना। तो देखिए बच्चों में क्या है कि विद्यालय के अंदर इस नेतृत्व की जो क्षमता है उसको विकसित करना भी टीचर का उद्देश्य होता है, विद्यालय का एक उद्देश्य होता है। और इसको एक छोटे से ग्रुप में किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है और एक छोटे से ग्रुप को हैंडल करने के लिए उनको यहाँ पे शिक्षण दी जाती है। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति भी क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर अगर आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं तो क्या है कि जाहिर सी बात है आप अकेले नहीं सीख रहे हैं, आपके साथ और भी बच्चे सीख रहे हैं। तो कक्षा के अंदर क्या है, ज्ञान प्राप्ति भी क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया। इसके बाद है कक्षा, समूह की भूमिका। कक्षा में समूह की क्या भूमिका है, एक क्लास के अंदर ग्रुप ग्रुप का क्या रोल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्या रोल है उसका, शक्ति प्रदान करना। ग्रुप क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। किसी क्लास का जो ग्रुप होता है वो क्या है, किसको शक्ति प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या है इसमें, कि एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है कि आप लोग कई बार ऐसे देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर बोर्ड पे गया, या किसी बच्चे का हमने अपने टीचिंग के दौरान कई बार ऐसा देखा है कि अगर किसी बच्चे का होमवर्क नहीं पूरा हो रहा है, या किसी बच्चे का क्या है कि फेयर करने के लिए उनको दिया गया है कि भाई फेयर बनाना है या नोट्स की कॉपी आपको लानी है, बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कई बार उनके फ्रेंड्स होते हैं कि उनको हेल्प कर देते हैं, अपनी नोटबुक उनको दे देते हैं कि भाई लो इससे बना लो, हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि ग्रुप में अक्सर क्या होता है कि वो एक दूसरे की शक्ति बन जाते हैं, तो वो शक्ति प्रदान करना हुआ। दूसरा क्या है, सूचना प्रदान करना। हाँ, इंफॉर्मेशन, भाई ग्रुप में तो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते ही रहते हैं, आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, लोग आपस में, बच्चे जो होते हैं आपस में बात करते हैं कक्षा के अंदर, तो वो भी समूह की भूमिका है। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल वर्ड है तो थोड़ा सा मुश्किल, तो ये मोटिवेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मोटिवेशन। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं बच्चे आपस में। या अगर कोई टीचर भी गया क्लास के अंदर तो क्या करता है, बच्चे को अगर सूचना देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो किसी एक बच्चे को थोड़ी ना देता है। अगर जैसे कल ही अगर मान लो कोई ऐसा घटना कल की है परसों की है, तो अगर टीचर गया क्लास में, अगर उसको शेयर करना चाहता है तो भाई पूरे क्लास के साथ ही शेयर करेगा। या फिर अगर मोटिवेट करने का है, सपोज आप क्लास 4 के क्लास टीचर हो,
कोई ऐसा पार्टी कोई ग्रुप इवेंट्स होने वाला है आपके विद्यालय के अंदर, तो क्या करोगे? आप जाओगे, आप अपने क्लास को मोटिवेट करोगे, है ना, कि भाई ऐसा करना है कि तुम लोगों को ही इसमें फर्स्ट आना है, या तुम लोग को अच्छा करना है, इसके लिए तुम लोग क्या करना है, नहीं करना। तो उसमें टीचर क्या करते हैं कि उस बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ग्रुप्स में ही मोटिवेट करते हैं, नहीं कि पर्सनली एक एक बुला के सब। ठीक है। उसके बाद है विद्यालय सामूहिक प्रक्रिया। अब देखिए, विद्यालय भी क्या है कि एक सामूहिक प्रक्रिया है, स्कूल भी क्या है, ग्रुप प्रोसेस है। किस तरीके से है भाई? स्कूल जाहिर सी बात है, अगर कक्षा अगर ग्रुप प्रोसेस है तो स्कूल तो ग्रुप प्रोसेस होना ही होना है। देखिए वातावरण, तो स्कूल का जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो क्या सामूहिक रूप से होता है, उसमें सभी समूह के बच्चे आप आए होते हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है कि बिल्कुल ग्रुप्स के हिसाब से ही होता है। कोई भी चीज़ वहाँ विद्यालय के अंदर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता है रिजर्व, सारे के सारे ग्रुप्स के लिए होता है। क्या है? सामूहिक खेल। विद्यालय के अंदर सामूहिक खेल का आयोजन भी अक्सर कराया जाता है। जैसे क्लास 3 को खेल मिल गया, क्लास 4 को, क्लास 8 को खेल मिल गया, तो इसमें क्या है कि पूरे का पूरा ग्रुप जाता है, ठीक है ना, खेल के लिए। तो सामूहिक रूप से उनको खेलने का अवसर वहाँ प्रदान किया जाता है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, तो उसमें भी ग्रुप्स की भूमिका होती है कि अगर कोई भी कल्चरल अगर प्रोग्राम अगर स्कूल में कराया जाता है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि हाँ सिर्फ अगर ये रोहित है तो सिर्फ रोहित ही आज का कल्चरल प्रोग्राम में सिर्फ रोहित पार्टिसिपेट करेगा, बाकी और कोई नहीं। ऐसा नहीं होता, पूरे की पूरी ग्रुप इसमें शामिल होती है। स्वाधीनता, देखिए बच्चों को इसमें थोड़ा ना स्वाधीनता दी जाती है, इंडिपेंडेंसी दी जाती है बच्चों को। क्या है? डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी, इन लोग को इंडिपेंडेंसी दी जाती है, इन लोग को स्वाधीनता दी जाती है कि आप क्या है, विद्यालय के अंदर आप स्वतंत्र रूप से कोई भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो कई बार इनको स्वतंत्र छोड़ा जाता है ताकि बच्चे अपने तार्किक और ये जो तार्किक चिंतन है और फिर जो सोचने की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप कर सके। उसके बाद है सामूहिक आयोजन। बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है विद्यालय के अंदर। इस प्रकार से विद्यालय भी क्या है कि एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, समूह, है ना। क्या था हमारा आज का टॉपिक? समूह की विशेषताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के माध्यम से समूह की विशेषता मतलब ग्रुप्स के बारे में अच्छे से समझ सके होंगे। और अगर चीज़ें समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में इसके माध्यम से आपको हेल्प हो सके, आपको सपोर्ट मिल सके, और अपने दोस्तों को भी इसके विषय में ज़रूर बताएं। थैंक यू।